मैं मयंक एक बार फिर से आपके साथ अपनी ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के अंदर टॉपिक कॉन्टिन्यूटी कवर कर रहा हूँ। इसकी प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपने थ्योरी पार्ट समझ लिया था और मैंने पिछली वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आपको होमवर्क में दिया था, आपको क्वेश्चन को 13 का मैंने होमवर्क दे दिया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, मैंने ये कहा था कि मॉड वाले क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर देता तो आपको चीज़ें मॉड करके बैठ के समझ आ जाएंगी। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 8, जिसके अंदर मॉड इन्वॉल्व है। मॉड एक्स अपॉन एक्स। तो सबसे पहले मैं मॉड एक्स को डिफाइन करना सिखा देता हूँ, आपने उसको अदरवाइज भी डिफाइन किया हुआ है। मॉड एक्स फंक्शन क्या करेगा, ये सी नोट करके समझो इस बात को कि अगर आपका एफ एक्स क्या दिया जाएगा, मॉड एक्स दिया जाएगा, एफ एक्स क्या दिया जाएगा, मॉड एक्स दिया जाएगा, तो मॉड एक्स फंक्शन ये करता है कि पॉजिटिव बनाता है आंसर को। कैसे पॉजिटिव बनाता है, ये पॉजिटिव दो तरीके से बनाता है। अगर नंबर पहले से पॉजिटिव है तो उसको एज इट इज रखेगा, और अगर नंबर नेगेटिव है, अगर नंबर नेगेटिव है तो क्या करेगा, ये उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देगा। और नंबर नेगेटिव कब होगा, जब वो 0 से छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब आप ये मान के चलो, इसी को अगर आपको रीडिफाइन करके लिखना है तो ये हमेशा क्या लिखा जाएगा, माइनस है इफ x इज लेस देन 0। मैंने क्या कहा, जब भी x 0 से छोटा हो, मतलब 0 से छोटा -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -2.3 हो सकता है। अब उसको मॉडुलस फंक्शन क्या करेगा, उस नेगेटिव -1 को दोबारा अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आप हमेशा याद रखेंगे, जब भी x 0 से छोटा होगा तब आप क्या लिखेंगे, उसको -x, और वो x रहेगा if x is greater than equal to 0। इसका मतलब अगर वो 0 था तो वो एज उसको 0 डाल देगा, 0 से बड़ा है तो वो नंबर सेम, जैसे 0.7 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। उसको पॉजिटिव बनाने की तो जरूरत ही नहीं है ना, ये मेकअप से समझ लो। अगर आप पहले से स्मार्ट हो तो आपको मेकअप की जरूरत नहीं है, अगर आप स्मार्ट नहीं हो तो आपको मेकअप चाहिए। तो ये यहाँ क्या करेगा, अगर आप स्मार्ट नहीं हो तो x 0 से छोटा है ना, तो क्या करेगा, थोड़ा सा मेकअप अप्लाई कर देगा, उसको पॉजिटिव बना देगा माइनस मल्टीप्लाई करके। और यहाँ ये जो x है ये पहले से स्मार्ट है, x इज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, लाइक पॉजिटिव है उसकी, तो उसको वो एज इट इज छोड़ेगा। ठीक है, तो आप रिलेट करके देखो चीजों को, आपको बेटर समझ आ जाएगी। ये आप यहाँ तक समझ गए हो। अब क्वेश्चन को, ऊपर वाले क्वेश्चन को कैसे रीडिफाइन करेंगे वो समझिए आप। उसने ये कहा क्वेश्चन के अंदर कि अगर x 0 नहीं है तो आपको लेना है मॉड x अपॉन x, और अगर x 0 है तो क्या लेना है, 0। अब देखो क्वेश्चन 0 यहाँ क्यों लिए, क्योंकि अगर 0 वैल्यू डालूं तो समथिंग अपॉन 0 तो नॉट डिफाइन हो जाएगा ना, तो इसलिए उसने अलग से 0 को डिफाइन करके दिया हुआ फंक्शन में। तो अब इसको क्या लिखोगे, इसको दो तरीके से डिफाइन करो, व्हेन x इज लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 और x इज इक्वल टू 0। x इज लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, x इज इक्वल टू 0, सब कुछ कवर होगा। जो इसने डोमेन की बात की थी, या तो 0 नहीं होंगे तो इसका मतलब या तो नेगेटिव नंबर होंगे या पॉजिटिव नंबर होंगे, और 0 के लिए उसने अलग से दिया। तो मैंने नेगेटिव नंबर यहाँ कवर किए, पॉजिटिव नंबर यहाँ कवर किए, 0 एज इट इज। जब 0 आएगा तब वैल्यू आप क्या लेके चलोगे, 0, क्योंकि उसने क्वेश्चन में दिया हुआ जब भी x इक्वल टू 0 होगा तो वो वैल्यू क्या करेगा, 0। अब जब x लेस देन 0 है, क्या था, x लेस देन 0, तो समझो बात को, मॉडुलस फंक्शन क्या करेगा, मॉडुलस फंक्शन अभी मैंने समझाया, जब भी x 0 से होगा, 0 से छोटा होगा तो आप क्या करोगे, -x कर दोगे उसको, क्या कर दोगे, -x। ठीक है, और ये वाला x एल, नीचे वाले फंक्शन में तो कोई चेंज होना ही नहीं। और जब x ग्रेटर देन 0 होगा तब आप उसको प्लस का रखोगे। ठीक है, यहाँ पर माइनस क्यों आया, क्योंकि नेगेटिव नंबर, और मॉड x ये कहता है कि जब भी नेगेटिव नंबर होगा उसको माइनस मल्टीप्लाई करना है। बात समझ आ गई। आप इसको क्या लिख रहे होगे, देखो ये कैंसिल हो गया तो ये -1 आ गया, ये कैंसिल हो गया तो ये 1 आ गया। इसका मतलब जब भी x 0 से छोटा होगा तो -1 लेके चलेंगे, जब भी x 0 से बड़ा होगा तो 1 लेके चलेंगे, और जब x 0 के इक्वल होगा तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही होगी, 0 के इक्वल। अब हमें पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी निकालना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी। तो ये नेचर कहां बदल रहा है, ये कौन सा वाला क्वेश्चन है जहां फंक्शन अपना नेचर बदलता है, और नेचर ये बदल रहा है 0 के ऊपर। जब भी 0 से छोटा होगा तो -1 एक फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलोगे। पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। जब x 0 से बड़ा है तो वैल्यू आ रही है 1, वो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल फिर से क्या हो जाएगा, आपका कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। 0 पर 0 वैल्यू दे रहा है, सिंगलटन पॉइंट हो वैसे भी कॉन्टिन्यूअस होता है, आपको पता था। लेकिन कब सिंगलटन पॉइंट पे, जब ओनली सिंगलटन पॉइंट पे डिफाइन होता है। लेकिन ये क्या है, लेफ्ट राइट भी डिसाइड हो रहा है, डिफाइन हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, 0 पर चेक करते हैं। तो सॉल्यूशन है आपका लेट x इज इक्वल टू 0, f ऑफ 0 क्या बनेगा, f ऑफ 0 का मतलब ये होगा कि किस पॉइंट पर 0 पर क्या वैल्यू ज़ीरो होगी। तो 0 पर x जब 0 होगा तो वैल्यू क्या ज़ीरो हो रही है, 0, तो इसका मतलब ये 0 आ गया। अगर LHS की बात करेंगे
देखो LHS की बात इसलिए करें क्योंकि नेचर बदल रहा है फंक्शन, जब नेचर नहीं बदलती तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते थे। LHS जब करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, नेगेटिव का पर्पस आपको पता है क्यों लिखेंगे कि आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को। fx लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। अब fx क्या है इस केस में, जब x 0 से छोटा होगा तो -1, क्या है -1, ये वैल्यू यहाँ डाल देंगे -1। लिमिट x टेंड्स टू 0 यहाँ लिखा जाएगा -1। भाई x है ही नहीं उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन, तो तब होगा ना x का, जब जैसे हम 0 x लिखते हैं उसको, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में h नहीं है तो आप डायरेक्ट वैल्यू क्या लिख रहे हो इसकी -1। RHS अगर आपसे निकाला गया तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx क्या है इसके इसमें, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx क्या है, देखो जब 0 से बड़ा होगा तो fx आपका क्या है 1, इसको आप क्या डालोगे 1, तो यहाँ पर आप वैल्यू 1 डाल दो, ये आपका हो जाएगा 0 में अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चाहो तो ले सकते हो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 और अल्टीमेटली आपको सॉल्व होकर क्या देगा 1। वैसे तो इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि वो फंक्शन की वैल्यू एट 0 क्या आ रही थी 0 और लेफ्ट हैंड में उसकी -1 आ रही, तो वो आपस में इक्वल नहीं आ रही, तो मैं यहां ऐसे लिखूंगा सिंस LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, ये आपस में इंप्लाई क्या करते हैं कि फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, और फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट करनी चाहिए थी ना, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए थी और वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए थी, लेकिन अब यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, तो 0 पर वो क्या है कंटीन्यूअस नहीं है। आप दूसरी चीज आपको क्या लिखनी है, देयरफॉर only point of discontinuity is 0। तो इसका मतलब इसका केवल 0 क्या है, ओनली पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ आ गई। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। अब आगे का क्वेश्चन देखो, जहां फंक्शन की क्वांटिटी की बात करेंगे। फंक्शन की क्वांटिटी का मतलब थ्रू आउट डोमेन पर चेक करना है हमें, एक उस टाइप का भी क्वेश्चन सीखना है कि डिस्कंटिन्यूटी के पॉइंट हमने निकालना सीख लिया। अब 13 तक आपसे क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे, मुझे पता है। अब आप 13 के बाद ये क्वेश्चन देखिए जो सीखने हैं, है ना। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये मैं 13 के बाद नेक्स्ट पेज पर आप एनसीईआरटी में आओगे तो वहां से क्वेश्चन स्टार्ट है। 14 15 16 ये तीन क्वेश्चन एक जैसे। क्वेश्चन में बोला गया डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f। आपको f फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है। अब कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने का मतलब आपके पास पॉइंट नहीं है, डिस्कंटिन्यूटी के पॉइंट अगर फाइंड करने तो मैंने बता दिया था नेचर चेंज होगा। यहाँ इसके एंटायर डोमेन पे बात करेंगे। अब देखो डोमेन किस तरीके से, -1 यहाँ यूज हुआ, फिर -1 से 1 यूज हुआ और 1 से बड़ा। अगर आपको चेक करना है तो आप इस तरीके से समझ लो कि भाई रियल लाइन के ऊपर -1 यहाँ होगा, 1 यहाँ होगा, ठीक है। -1 से जब छोटा ले रहे हैं, -1 से छोटा मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तब आपकी फंक्शन की वैल्यू -2 होगी। जब -1 से 1 के बीच ले रहे हैं तब फंक्शन आपका 2x है, और जब 1 से बड़ा ले रहे हैं तब फंक्शन आपको क्या है 2। आपको क्या चेक करना है, इसकी क्वांटिटी चेक करनी है कि कहाँ कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो जब थ्रू आउट डोमेन पर चेक करना है तो पहले क्या करोगे आप, पहले -1 से छोटे के लिए रैंडम पॉइंट उठाएंगे, उसको जस्टिफाई करेंगे। फिर -1 से 1 के बीच कोई रैंडम पॉइंट उठाएंगे, उसको जस्टिफाई करेंगे। 1 से बड़ा कोई पॉइंट रैंडम उठाएंगे, उसको जस्टिफाई करेंगे। ये तीन चीजें अलग अलग करने के बाद फिर आप कहाँ चेक करोगे, पर्टिकुलर पॉइंट -1 पे, पर्टिकुलर पॉइंट 1 पे, क्योंकि यहाँ पे नेचर बदल रहा है। तो ये 5 स्टेप में कवर होगा। -1 से छोटा, दूसरा स्टेप -1 से 1 के बीच का कोई पॉइंट, तीसरा स्टेप 1 से बड़ा कोई नंबर रैंडम। ये 3 स्टेप हो गए, 3 पार्ट हो गए। चौथे पार्ट में आपको क्या चेक करना है, जब -1 वैल्यू लेके चलोगे। पांचवा पार्ट में करना है जब 1 लेके वैल्यू चलोगे। तो मैं धीरे धीरे करके करा देता हूं उसको। सॉल्यूशन देखो इसका, लेट C1 be any arbitrary number such that C1 is less than -1। C1 को आपने क्या ले लिया, -1 ले लिया, ठीक है। f of C1 क्या बनेगा, अब C1 -1 से छोटा लेवल को कौन से रेंज में आ गया, इस वाली रेंज में आ गया, ठीक है। इस वाले डोमेन को फॉलो करेंगे तो उसकी रेंज क्या आएगी, -2, या फंक्शन की वैल्यू कितनी है, -2। f of C1 कितना बन गया आपका, -2। बस समझ आ गई। लिमिट की बात करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू C1 fx। अब क्योंकि C1 कहां का पॉइंट है, -1 से छोटा पॉइंट है, तो उसके लिए फंक्शन आपका ये आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू C1
-2। अब यहाँ क्योंकि x है ही नहीं, अगर x नहीं है तो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, हम फिर डायरेक्टली क्या लिख देंगे, कांस्टेंट ऑफ एज इट इज लिख देंगे जैसे हमने पहले किया। तो ये कितना आ गया -2। अब हुआ क्या, आपको यहाँ पे क्या मिला, एज लिमिट x टेंड्स टू c1 fx इज इक्वल्स टू f ऑफ c1, मतलब फंक्शन की वैल्यू एट c1 उसकी लिमिट एट c1 के इक्वल आ रही है, तो देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x लेस देन -1। सारे ये सिंबल है फॉर ऑल x का, फॉर ऑल x का सिंबल है, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x लेस देन -1। इस तरीके के कुछ क्वेश्चन, ठीक है। आप -1 से 1 के बीच चेक करोगे, फिर आप 1 से बड़े के लिए चेक करोगे, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, आपने एग्जाम्पल सॉल्व किए हुए थे। अगर आप चाहो तो मैं फिर भी एक सिंपलीफाई करके दिखा देता हूँ, जैसे सेकंड पार्ट में केस, ये केस में मान लेना है इसको, केस 1। केस 2 अगर आप चाहो तो ऐसे लेना, लेट C2 बिलोंग्स टू -1, देखो मैंने ब्रेसेस किस तरीके से लगाए, -1 ओपन रखा गया और 1 को क्लोज इंटरवल लिखा गया, इसके बीच का कोई नंबर लेना है, ठीक है। C इससे बिलोंग कर रहा है, इसके बीच से, पूरे इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, कहीं का भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है। जब आप इसकी बात करोगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2x, ठीक है। तो हमने लिया f ऑफ C2, पहले फंक्शन की वैल्यू एट C2 सॉल्व करते हैं। f ऑफ C2 क्या बनेगा, twice of C2, क्योंकि x की वैल्यू क्या डालनी है आपको, तो फंक्शन की वैल्यू सिंपलीफाई करेंगे, क्योंकि C2 आपका उस इंटरवल का पॉइंट, तो आपको यहाँ वैल्यू पिक करनी है ना, तो वो क्या बनेगा, twice of C2 यानी कि 2C2। और इसकी लिमिट क्या फाइंड करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू C2, कोई भी रैंडम पॉइंट fx। अब क्योंकि ये C2 कहां से बिलोंग कर रहा है, इस वाली रेंज से, इस वाले डोमेन वाले पार्ट से, तो फिर उसके लिए ये वाला फंक्शन आपको यूज करना है। तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू C2, fx है आपका 2x, उसमें x की जगह C2 डाल दो, 2C2। फिर से वही बात, लिमिट x टेंड्स टू C2 fx इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट C2। फिर से आपको मिल गया कि लिमिट जो आ रही है वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ रही है, देयरफॉर फंक्शन इज कंटीन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है। क्लोज इंटरवल इसलिए है कि यहाँ इक्वालिटी का साइन इन्वॉल्व होगा। ऐसे ही आप तीसरे वाले पार्ट के लिए सॉल्व कर सकते हो उसको, क्योंकि ये जनरल सॉल्व होना है, तीनों पार्ट समझ आ गए आपको, आप इसको खुद से कर लोगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ -1 के अबाउट जब करना है, जब x को आप -1 लेके चलोगे, और जब एक बार x को आप 1 लेके चलोगे, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे वो देखते हैं। तो पहले ये 3 केस जस्टिफाई करने हैं आपको, डायरेक्ट मत करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन डिसकंटिन्यूटी का नहीं है, यहाँ कॉन्टिन्यूटी चेक की गई है फंक्शन की, और वो थ्रू आउट डोमेन पर चेक होगी, मैं बार-बार आपको बताता रहा हूँ, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन। अब ये -1 के अबाउट या 1 के अबाउट चेक करना वैसे ही जैसा आपने पुराने क्वेश्चंस में किया हुआ। तो जैसे लेट केस 4 कर रहा हूं, 2 केस मैंने सॉल्व कर दिया था, तीसरा मैंने आपको बोला खुद से करेंगे, केस 4 में करके दिखा रहा हूं। लेट x इज इक्वल्स टू से -1, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू अगर -1 क्या बनेगी, इक्वालिटी कहां है, यहां पर आ रही है, उस केस में फंक्शन क्या है, -2, ये बन गया आपका -2। एलएचएल की बात करेंगे, देखो यहाँ एलएचएल आरएचएल को करना है, क्योंकि अब हम इस पॉइंट पर काम करना है, -1 पर। पहले इसके डोमेन क्या था, -1 से छोटे के पॉइंट ले रहे थे, सारे जो भी हो सकते हैं, लेकिन अब पर्टिकुलर पॉइंट -1 पर काम करना है, ठीक है ना। इसके आप एलएचएल आरएचएल का कंसेप्ट लेके चलोगे। एलएचएल क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू -1 नेगेटिव, क्योंकि आप लेफ्ट हैंड साइड पर हैं fx, ये बना लिमिट x टेंड्स टू -1 नेगेटिव, फंक्शन क्या है उस केस में -2। अब क्योंकि देखो कांस्टेंट फंक्शन है, तो x कुछ भी एज्यूम करो, वैल्यू आपकी हमेशा कैसे आने वाली है, -2 आने वाली है, तो आप डायरेक्ट उसको क्या लिखेंगे, -2। आरएचएल चेक कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव, यानी कि आप -1 के राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हो fx। जब -1 से बड़ी वैल्यू लेनी है, तो ये वाला तो रीजन रहा नहीं, अब कौन सा रीजन आ जाएगा, ये वाला -1 से बड़ी वैल्यू यहाँ लेना है ना, देखो -1 से बड़ा है x, तो उस केस में आपको फंक्शन रखना है 2x। तो यहाँ लिखा जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव 2x, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बना 2। अब x की जगह क्या लिखा जाना है, -1 प्लस h, क्यों, क्योंकि आप राइट हैंड साइड पर जाना चाह रहे हो, -1 प्लस h,
ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर h की जगह 0 तो ये क्या हो जाएगा 2 * -1 अल्टीमेटली -2। अब देखो क्या होगा, LHS -2 RHS -2 और x = -1 पर जो वैल्यू आ रही है दैट वुड बी अगेन -2। तो as limit x tends to -1 fx is equals to function की वैल्यू at -1, therefore function is continuous at x is equals to -1। function is continuous at x is equals to -1। आप 1 के लिए इसको चेक कर लोगे खुद से, जो केस 5 बनेगा आपका, ठीक है। अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी लिखता है तो आप उसको फिर आंसर में लिखोगे फंक्शन इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट 1 और -1 पे तो नहीं है, 1 पे चेक करके देख लेना इसको। 1 पे ये वैल्यू आपको 2 दे रहा होगा, यहाँ से भी वैल्यू 2 आएगी और यहाँ से भी 2 आएगी, तो ये फंक्शन थ्रू आउट अपने डोमेन पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अगर कहीं मिलता है आपको पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, मतलब जो भी पॉइंट पर ये नहीं आ रहा हो, तो आप उसको लिख देना फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ऐसे हम लिख देंगे। लेकिन आपको इस केस में पूरे डोमेन पर चेक करना था, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए स्पेशली सॉल्व कराया। आपको एक टाइप का क्वेश्चन बच जाता है जहां अननोन वेरिएबल निकालने हैं, उस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहले आपसे एक क्वेश्चन में वो करा देता हूं आज। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है, आप अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज खोलिए, उसमें देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28 और 29 चार क्वेश्चन उसने ऐसा बोला है। तो चलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखिए, आपका जैसा हमने बताया था कि अननोन वेरिएबल जहां निकालने होंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होगा क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन था फॉर द फॉलोइंग फंक्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है इफ द गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट द पॉइंट। आपको ये बोला गया कि जो गिवन पॉइंट है, स्टेटेड पॉइंट है, उस पर वो क्या है, कंटीन्यूअस है। तो आप जैसे क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या है कि वैल्यू क्या है अगर x π/2 नहीं है, अगर x π/2 नहीं है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन की k cos x अपॉन π - 2x, और जब x = π/2 है तो उसकी वैल्यू है 3, और इसको किस पॉइंट पे पूछा गया है, एट x = π/2। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन का फंक्शन क्या है वो आपको समझ आ गया, और जो इंडिकेटेड पॉइंट था वो क्या है, π/2। इसका मतलब ये π/2 पर कंटीन्यूअस है, ये क्वेश्चन में गिवन है आपको। तो जब भी अननोन के क्वेश्चन निकालने के लिए आएंगे अननोन वेरिएबल के, तो वहां ये गिवन जरूर होगा कि फंक्शन गिवन जो है आपका कंटीन्यूअस है, और आपको पॉइंट भी दे रखा होगा जिस पॉइंट पर वो बात कर रहा है। जैसे यहाँ नहीं भी दिया जाता तो आपको कहां चेक करना था, π/2 पर चेक करना था, क्योंकि जो नेचर बदल रहा है कहां बदल रहा है, π/2 पर बदल रहा है, लेकिन उसने आपके लिए कन्वीनियंस के लिए π/2 पॉइंट दिया हुआ है। अब ये मानो अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस होगा तो आपने क्या सीखा है, फंक्शन की लिमिट एट दैट पॉइंट किसके इक्वल होगा, फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट के। मैंने क्या कहा, फंक्शन की लिमिट एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अब लिमिट क्या है, लिमिट की LHS RHS और फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट। LHS किसके इक्वल होनी चाहिए, RHS के इक्वल होनी चाहिए। LHS किसके इक्वल हो सकता है, फंक्शन की वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट से a ले लिया आप उस पॉइंट को, LHS f ऑफ a के इक्वल हो सकता है, RHS f ऑफ a के इक्वल हो सकता है, या LHS RHS जैसा भी आपके लिए कन्वीनियंट होगा वैसे काम करेंगे। तो उस चीज को मैंने यहाँ लिख दिया, LHS RHS के इक्वल हो सकता है, LHS फंक्शन की वैल्यू एट a के इक्वल हो सकता है, RHS फंक्शन की वैल्यू एट a के इक्वल हो सकता है। क्योंकि कॉन्टिन्यूटी का मतलब ये था कि ये लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आई। तो सबसे पहले मैंने देखा कि फंक्शन की वैल्यू एट π/2 कितनी बन रही है, 3 बन रही है। सॉल्यूशन में हम करेंगे, सॉल्यूशन फंक्शन की वैल्यू एट π/2 इज नथिंग बट 3, क्योंकि वो कांस्टेंट फंक्शन है। इस केस में वो कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट, तो कोई सब्स्टिट्यूशन जैसा काम नहीं है इसके अंदर करना। f π/2 कितना आ गया, 3 आ गया। LHS की बात करते हैं, LHS का मतलब लिमिट x टेंड्स टू π/2 नेगेटिव। देखो जब LHS होता है तो नेगेटिव लगाते हैं और RHS होता है तो पॉजिटिव लगाते हैं, बार-बार करते हैं फंक्शन LHS। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू π/2 नेगेटिव, फंक्शन है आपका k cos x बाय π - 2x। मतलब क्या है, जब भी π/2 नहीं होगा तो आप लेफ्ट हैंड साइड जाओ π/2 पे, तब भी आपको ये फंक्शन एज्यूम करना है, राइट हैंड साइड जाओ तब भी आपको फंक्शन यही एज्यूम करना है, क्योंकि π/2 पे उसने स्पेसिफिकली 3 बताया आपको। ये बात आपने यहां तक लिख दी। इसी को आप देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो जब हम x टेंड्स टू 0 करते थे तो जो भी पॉइंट होता था उसमें से -h करके लिख देते हैं। तो यहां पर वो पॉइंट क्या है, π/2, तो π/2 - h करके लिखा जाएगा, k cos π/2 - h बाय π - 2 into π/2 - h। ये बात आपको यहाँ से बतानी चाहिए। x से क्या डालते हैं, π/2 - h, जहाँ लिमिट क्या टेंड कर रही है, h टेंड्स टू 0, ठीक है ना। अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, ये इसको मैं यहाँ कर देता हूँ।
अब देखो क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ट्रिग्नोमेट्रिक जो एंटिटीज हैं, जो आपने लिमिट के कुछ कंसेप्ट सीखे थे प्रीवियस क्लास में, वो सारी चीजें हैं यूज हो रही होंगी। अब जैसे cos π/2 माइनस थीटा क्या होता है, मैंने पूछा आपसे cos π/2 माइनस थीटा, तो ये आप लोगों ने क्या सीखा है sin थीटा, इसके इक्वल होता है sin थीटा के। cos π/2 माइनस थीटा के इक्वल होता है sin थीटा के। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है π/2 माइनस थीटा करके, एक तो कोड लगाना पड़ेगा क्योंकि π/2 एंगल में से प्लस माइनस हो रहा है, तो आप क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो वो साइन भी पॉजिटिव रहने वाला है, तो ये बनेगा k sin h। थीटा की जगह यहाँ पर क्या दिया हुआ है, h दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय पाई माइनस, अच्छा 2 को π/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 को π/2 से मल्टीप्लाई करके आने वाला है आपका पाई, और फिर इस -2 को -s से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2s आएगा, प्लस का 2s। देखो ये पाई से पाई हट गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 k sin h by 2h। अब देखो k और by 2 यहाँ से हम आगे ले लेते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin h upon h। अब जब ये लिखा देख रहे हो तो आपके दिमाग में एक टर्म स्ट्राइक कर रहा होगा जो आपने 11th क्लास में सीखा था, लिमिट sin x upon x। मैं लिख देता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x upon x, ये होता था 1k, किसके इक्वल होता था ये 1k इक्वल, तो वो वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगी k/2 into 1, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल आ गया k/2 की। अब क्योंकि फंक्शन कंटीन्यूअस है तो जो LHL आपने निकाली है वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आनी चाहिए, क्योंकि फंक्शन कंटीन्यूअस है इसलिए जो LHL है वो इसके इक्वल आना चाहिए, फंक्शन की वैल्यू है 1। RHL की जरूरत नहीं है, वो फिर सिंपलीफाई करके इसी तरीके का कोई रिजल्ट दे रहा होगा। एज फंक्शन इज कंटीन्यूअस LHL should be equals to function की वैल्यू है π/2। LHL आपका है यहाँ पर k/2 और फंक्शन की वैल्यू है 3, यहाँ से k कितना आ गया 6। ठीक है, इस तरीके का ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। आप वैल्यू चेक कर लेना आपका k का आंसर 6 आ रहा है नहीं आ रहा। तो यहाँ जो क्वेश्चन बना 5th टाइप का क्वेश्चन, मैंने आपको जो ओवरऑल सेटअप बताया था टाइप ऑफ क्वेश्चंस का, उसमें ये आखिरी टाइप का क्वेश्चन था जहां आपको अननोन वेरिएबल निकालना था। अब देखो एनसीईआरटी के अंदर एक बहुत आसान क्वेश्चन दिया है, आपको करना यही है सबसे पहले, जब तक एनसीईआरटी सॉल्व नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते इस टाइम। तो आप सारे एग्जांपल सॉल्व करिए, आप एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करिए, मुझे बताइए कि आपसे कौन सा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए। कंसेप्ट वाइज ये पूरा टॉपिक आज यहाँ खत्म हो गया, इसमें अब कुछ नहीं है नया बताने को। जहाँ कंपोजिशन के रिजल्ट थे और अलजेब्रा ऑफ लिमिट के रिजल्ट थे वो मैं क्योंकि आपके साथ थ्योरी लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ तो उसको मैं बहुत डिटेल में नहीं करा रहा। मुझे ये टाइप के क्वेश्चन कराने थे आपको। आज मैं इसके साथ आपको असाइनमेंट लिंक अरेंज करके दे दूंगा, आप उसका लिंक से उसको डाउनलोड करना। असाइनमेंट के अगर आपने क्वेश्चन कर लिए, ये मेरी पर्सनल गारंटी है कि उसके बाहर सीबीएसई में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, कितना भी मुश्किल हो कितना भी आसान हो, प्रोवाइडेड आपने एनसीईआरटी की हो। देखो कोई भी असाइनमेंट आपकी हेल्प नहीं करेगा जब तक आपने एनसीईआरटी नहीं सॉल्व किया। पेपर के अंदर 90-95% एनसीईआरटी के क्वेश्चन आते हैं, हम किसके पीछे भागते हैं कि असाइनमेंट पता लग जाए, एक बार कोई नई बुक पता लग जाए जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये नहीं ध्यान देते उसमें कि एनसीईआरटी बेस कितना मटेरियल आया पेपर के अंदर, तो वो हमेशा ज्यादा रहेगा। तो पहले आप करिए कि एनसीईआरटी सारा कंसेप्ट था एनसीईआरटी के अंदर आप अपने क्वेश्चन कर रहे हैं, और जब आप उस असाइनमेंट को सॉल्व करोगे तब भी मैं आपको ये बताऊंगा कि सारा का सारा जो भी कुछ है उसके अंदर सब कुछ एनसीईआरटी पर ही बेस्ड है। कुछ एडवांस क्वेश्चन होते हैं, कुछ सीबीएसई या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, कुछ एक्स्ट्रा एडवांस क्वेश्चन जो मुझे लग रहे थे बुक में है, किसी एक्स्ट्रा बुक में दिख रहे हैं, मैंने उनको वहां से पिक करके दिया हुआ है। तो आप एक बार उसको कर लोगे तो ओवरऑल आपका कंटिन्यूटी वाला पार्ट बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। मुश्किल टॉपिक है, मेहनत थोड़ी सी ज्यादा लगेगी, इसीलिए 4 वीडियोस के अंदर इसको खत्म किया, जबकि पूरे डिफरेंशिएशन 7-8 वीडियो में खत्म हो गया था। अब एक जो टॉपिक बचा हुआ है इसके अंदर वो बचा हुआ है रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम, उसको मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में लेके आ रहा हूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू।